हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी रेडियो न्यूज ब्रॉडकास्ट। स्टूडेंट्स, आज के न्यूज आर्टिकल में आप भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य शास्त्रीय नृत्य के बारे में सुनेंगे। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य। भारतीय नृत्य कला की एक समृद्ध शास्त्रीय परंपरा रही है। इसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है, कोई कथा कही जाती है या कोई वाटिका प्रस्तुत की जाती है। इसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए केवल हाथों, पैरों और आंखों का नहीं, अपितु समस्त शरीर का उपयोग होता है। कनिष्ठिका अथवा भ्रू की प्रत्येक गति अर्थपूर्ण होती है और उस पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। भारत के नाट्यशास्त्र तक में मुद्राओं एवं भंगिमाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें शीश की 13 मुद्राएं, नेत्रों की 36, ग्रीवा की 9, हाथ की 37 तथा शरीर की 10 स्थितियों का वर्णन किया गया है। उत्तरकालीन ग्रंथों में अनेक अन्य मुद्राओं एवं भंगिमाओं का वर्गीकरण है, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट आवेग अथवा पदार्थ का चित्रण करती हैं। इतने संभव संयोगों के साथ नर्तक एक पूरी कहानी कह सकता है, जो रूढ़ से परिचित दर्शक को सरलता से समझ में आ सकती है। दरअसल नृत्य की इस जटिल प्रणाली के लिए वर्षों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि शास्त्रीय नृत्यों में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष महत्व है। इसमें सीखने और सिखाने वाले के बीच ऐसा संबंध होता है जो शिष्य को उच्च शिखर की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य शैलियों की। सदियों से कालक्रम में जिन शास्त्रीय नृत्य शैलियों का विकास हुआ, उनमें भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज के इस आर्टिकल में हम भरतनाट्यम को समझेंगे। माना जाता है कि इस शैली का नाम भारत के नाट्यशास्त्र से लिया गया है। तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित इस शैली को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। दक्षिण भारत के अनेक प्रतिष्ठित मंदिर के मूर्तिकला में भरतनाट्यम के भंगिमाओं के दर्शन होते हैं। भरतनाट्यम सामान्यतः नृत्य एवं अभिनय का मिला जुला रूप है। नृत्य शरीर के सुललित अंगभंगी से उत्पन्न होता है। इसमें भाव, रस और काल्पनिक अभिव्यक्ति का होना आवश्यक है। शारीरिक प्रक्रिया को समभंग, अभंग तथा त्रिभंग 3 भागों में बांटा गया है। भरतनाट्यम में 3 घराने तंजौर, कांचीपुरम, पाडवलूर प्रचलित हैं। ये घराने पाणी के नाम से जाने जाते हैं। इस नृत्य की प्रस्तुति क्रमबद्ध रूप से होती है, जिसमें इसका पहला चरण अलारिपू होता है। अलारिपू का अर्थ है कली से फूल खिलना तथा इस नृत्य की भूमिका कहा जाता है। इसमें कविता रहती है, जिसकी छंद में आवृत्ति होती है। इस नृत्य का दूसरा चरण जाति स्वरम है, जिसमें नर्तक अपने कला ज्ञान का परिचय देते हैं। इसमें स्वर मालिका के साथ साथ राग रूप प्रदर्शित होता है। शब्दम इस नृत्य का सबसे आकर्षक अंश है। इसमें नाट्य भावों की लावण्यमय नृत्य प्रस्तुति की जाती है, जो भक्ति और वीर रस से ओतप्रोत होती है। वर्णम में नृत्य कला के विविध वर्णों अर्थात भाव, ताल और राग तीनों की सम्यक प्रस्तुति होती है। पदम तमिल, तेलुगु या संस्कृत में 7 पंक्ति युक्त वंदना होती है। नृत्य के अंतिम अंश तिल्लाना में नारी सौंदर्य के विविध लावण्यों को प्रदर्शित किया जाता है। आधुनिक काल में भरतनाट्यम को प्रतिस्थापित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर को दिया जाता है। अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, सोनल सिंह, मान सिंह, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम आदि इस नृत्य से जुड़ी हुई प्रमुख नृत्यांगनाएं हैं। अब बात करते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दूसरे सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे ओडिसी की। उड़ीसा में नृत्य परंपरा के प्राचीन उल्लेख बौद्ध एवं जैन युग के शिलालेखों एवं गुफा चित्रों से मिलते हैं। ईसा पूर्व 2री शताब्दी का महर्षि नामक संप्रदाय, जो शिव मंदिरों में नृत्य करता था, अपनी परंपरा अनुसार मंदिरों में नृत्य गीत करता रहा। इसी से कालांतर में उड़ीसी नृत्य का विकास हुआ।
ओडिसी को चलती फिरती वास्तुकला कहा जाता है, जिसमें प्रस्तुत भंग, द्विभंग, त्रिभंग तथा पदचारण की मुद्राएं भरतनाट्यम से मिलती जुलती हैं। यह नृत्य शैली पूर्णतया आध्यात्मिकता का पुट लिए होता है। इस नृत्य का मुख्य भाव समर्पण एवं आराधना होता है। दरअसल यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इसके माध्यम से भगवान के प्रति भक्ति भावना व्यक्त की जाती है। इस नृत्य में अंग संचालन, नेत्र संचालन, ग्रीवा संचालन, हस्त मुद्राओं, पद संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आधुनिक काल में ओडिसी को पुनर्जीवित करने का श्रेय कालीचरण पटनायक को दिया जाता है। इंद्राणी रहमान ने ओडिसी को कलात्मक मूल्य को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थापित किया। संयुक्ता पड़िग्रही, सोनल मानसिंह, प्रियंबदा मोहंती आदि इस नृत्य की महत्वपूर्ण स्थापित नृत्यांगनाएं हैं। अब बात करते हैं कथक की। यह उत्तर भारत में प्रचलित एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया था, इसलिए इसे नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। इसमें पद संचालन एवं आकर्षक मुद्राओं का सुंदर समन्वय मिलता है। इस नृत्य की उत्पत्ति ब्रजभूमि में हुई है। कथक नृत्य के दो मुख्य अंग होते हैं, तांडव और लास्य। ऐसा कहा जाता है कि भगवान महाकाल ने रौद्र रस प्रधान नृत्य किया था, जिसे तांडव कहा जाता है। दूसरी ओर त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने के बाद भगवान शिव को आनंदित करने हेतु माता पार्वती ने श्रृंगार रस प्रधान में जो नृत्य किया उसे लास्य कहा जाता है। आधुनिक काल में कथक को पुनर्स्थापित करने का श्रेय मेनका को दिया जाता है। उत्तर भारत के इस अति प्रसिद्ध नृत्य को ऊंचाई तक पहुंचाने में काल, खांडेनवाल, राम नारायण मिश्र, गोपी कृष्ण, सितारा देवी, बिरजू महाराज तथा उमा शर्मा की उल्लेखनीय भूमिका रही है। कथक के मुख्यतः 4 घराने हैं: लखनऊ, जयपुर, बनारस तथा रायगढ़ घराना। लखनऊ घराने की विशेषता उसमें नृत्य में भाव, अभिनय व रस की प्रधानता है। तीनों घरानों में लखनऊ घराना सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के शासन में यह लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा। दूसरी तरफ जयपुर के घराने में गति से अधिक महत्व दिया जाता है। रायगढ़ की अपनी एक अलग विशिष्ट शैली रही है, जिसका विकास राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में हुआ। कथक की खास विशेषता पद संचालन और घूमने की कला है। इसमें घुटनों को नहीं मोड़ा जाता है। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि एक ही बोल को अलग अलग भाव भंगिमाओं और हस्त संचालन से दिखाया जाता है। इसकी शुरुआत एकल नृत्य, गणेश वंदना या सलामी से होती है। तो ये था कथक। अगले रेडियो आर्टिकल में अन्य शास्त्रीय नृत्यों के बारे में आप सुनेंगे। अगर इसी तरह का और रेडियो आर्टिकल आप सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने पसंद के विषय, तथ्य को मेंशन कर सकते हैं जिस पर आप रेडियो आर्टिकल चाहते हैं। ओनली यूपीएससी की टीम कोशिश करेगी कि आपको उस मुद्दे पर रेडियो आर्टिकल सुनाए। धन्यवाद।